मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। तो आज हम लोग आए हैं रोहतक में आप लोगों के माध्यम से स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी एक दिन के बाद में यहाँ वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो स्ट्रोक जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जिसे ब्रेन अटैक या पैरालिटिक अटैक या लेमन लैंग्वेज में फालिशाना भी कहा जाता है, तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। और अगर हम इसकी इंसिडेंस के बारे में देखें तो पिछले कुछ सालों का जो आंकड़ा है, पूरे देश भर में अराउंड 16 से 18 लाख केस स्ट्रोक के हर साल होते हैं। यानी कि हर 40 सेकंड में एक किसी न किसी इंसान को स्ट्रोक हो रहा है हिंदुस्तान में, और हर चौथे मिनट एक डेथ जो है वो स्ट्रोक के कारण हो रही है। तो जितने नंबर मैंने आपको बताए कि अराउंड 18 लाख केस स्ट्रोक के हो रहे हैं, उसमें से 1/3 के आसपास जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते स्ट्रोक को, इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है। और जो 1/3 हैं वो सिग्निफिकेंट उनको पैरालिसिस के कारण डिसेबिलिटी रह जाती है, जो कि बेड बाउंड हो जाते हैं या व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। सिर्फ 1/3 पेशेंट हैं जो कि वापस से अपने नॉर्मल लाइफ में आ पाते हैं, वो भी अगर उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। तो जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो स्ट्रोक में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक तो स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना, अर्लीस्ट पहचान कर को उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि 4.5 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है, विंडो पीरियड है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट का, वो सबसे अहम होता है। तो लोगों को इस बारे में जागरूकता पैदा करने की स्ट्रोक के लक्षण क्या है। तो उसमें कुछ लक्षण है, अचानक ही किसी मरीज़ को मुंह टेढ़ा होना, बोलने में दिक्कत आनी, बाजू में या लेग में वीकनेस आनी, चलने फिरने में इम्बैलेंस होना, देखने में दिक्कत होनी, अचानक कन्फ्यूजन की स्थिति होनी। ये अगर लक्षण अचानक से आए तो हमें समझना चाहिए कि उसको स्ट्रोक होने की संभावना है, या स्ट्रोक हो रहा है या स्ट्रोक हो चुका है। अब यह कि स्ट्रोक किन किन मरीजों में स्ट्रोक होने की रिस्क ज़्यादा है, तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, या जिनको मोटापा है, या जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कुछ बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या किसी पेशेंट को कोई हार्ट की डिजीज़ है पहले से, तो उनको स्ट्रोक होने की रिस्क ज़्यादा होती है। नॉर्मली तो जो स्ट्रोक की एज है वो ये माना जाता है कि ओल्ड एज की बीमारी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस ओल्ड एज में होते हैं, 60 के बाद में। लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि स्ट्रोक होने की एज ऑफ ऑनसेट जो है काफ़ी नीचे आ गया है, जिसको हम यंग ऑनसेट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो अराउंड 1/3 केसेस, जितने भी स्ट्रोक के केसेस हो रहे हैं हिंदुस्तान में पूरे साल में, उसमें से 1/3 33% केसेस अराउंड जो हैं वो यंग स्ट्रोक हो रहे हैं। वो कम एज के लोगों को, 30 साल वालों को, 35-40 साल वाले लोगों को भी स्ट्रोक होने हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे अभी कोविड का टाइम गया है पिछले 2-3 सालों से, उसके बाद भी स्ट्रोक की इंसिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ गई है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। तो आज हम लोग आए हैं रोहतक में आप लोगों के माध्यम से स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी एक दिन के बाद में यहाँ वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो स्ट्रोक जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जिसे ब्रेन अटैक या पैरालिटिक अटैक या लेमन लैंग्वेज में फालिशाना भी कहा जाता है, तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। और अगर हम इसकी इंसिडेंस के बारे में देखें तो पिछले कुछ सालों का जो आंकड़ा है, पूरे देश भर में अराउंड 16 से 18 लाख केस स्ट्रोक के हर साल होते हैं। यानी कि हर 40 सेकंड में एक किसी न किसी इंसान को स्ट्रोक हो रहा है हिंदुस्तान में, और हर चौथे मिनट एक डेथ जो है वो स्ट्रोक के कारण हो रही है। तो जितने नंबर मैंने आपको बताए कि अराउंड 18 लाख केस स्ट्रोक के हो रहे हैं, उसमें से 1/3 के आसपास जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते स्ट्रोक को, इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है। और जो 1/3 हैं वो सिग्निफिकेंट उनको पैरालिसिस के कारण डिसेबिलिटी रह जाती है, जो कि बेड बाउंड हो जाते हैं या व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। सिर्फ 1/3 पेशेंट हैं जो कि वापस से अपने नॉर्मल लाइफ में आ पाते हैं, वो भी अगर उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। तो जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो स्ट्रोक में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक तो स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना, अर्लीस्ट पहचान कर को उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि 4.5 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है, विंडो पीरियड है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट का, वो सबसे अहम होता है। तो लोगों को इस बारे में जागरूकता पैदा करने की स्ट्रोक के लक्षण क्या है। तो उसमें कुछ लक्षण है, अचानक ही किसी मरीज़ को मुंह टेढ़ा होना, बोलने में दिक्कत आनी,
बाजू में या लेग में वीकनेस आनी, चलने फिरने में इम्बैलेंस होना, देखने में दिक्कत होनी, अचानक कन्फ्यूजन की स्थिति होनी, ये अगर लक्षण अचानक से आए तो हमें समझना चाहिए कि उसको स्ट्रोक होने की संभावना है, या स्ट्रोक हो रहा है, या स्ट्रोक हो चुका है। अब ये कि स्ट्रोक किन किन मरीजों में स्ट्रोक होने की रिस्क ज़्यादा है, तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, या जिनको मोटापा है, या जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कुछ बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या किसी पेशेंट को कोई हार्ट की डिजीज़ है पहले से, तो उनको स्ट्रोक होने की रिस्क ज़्यादा होती है। नॉर्मली तो जो स्ट्रोक की एज है वो ये माना जाता है कि ओल्ड एज की बीमारी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस ओल्ड एज में होते हैं, 60 के बाद में। लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि स्ट्रोक होने की एज ऑफ ऑनसेट जो है काफ़ी नीचे आ गया है, जिसको हम यंग ऑनसेट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो अराउंड 1/3 केसेस, जितने भी स्ट्रोक के केसेस हो रहे हैं हिंदुस्तान में पूरे साल में, उसमें से 1/3 33% केसेस अराउंड जो हैं वो यंग स्ट्रोक हो रहे हैं। वो कम एज के लोगों को, 30 साल वालों को, 35-40 साल वाले लोगों को भी स्ट्रोक होने हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे अभी कोविड का टाइम गया है पिछले 2-3 सालों से, उसके बाद भी स्ट्रोक की इंसिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ गई है। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों को कि जैसे ही स्ट्रोक के लक्षण पता लगें तो उनको नज़दीकी अस्पताल में, जहां सिटी स्कैन की एटलीस्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहां लेके जाएं और उसका तुरंत ही इलाज किया जाना चाहिए। लोगों को बहुत मिथ्स हैं स्ट्रोक के बारे में। कई लोग वैद्य के पास ले जाते हैं, जी वहाँ अपने एरिया में शायद इधर है झज्जर के पास में, लोग स्ट्रोक हो गया, चलो जी वहाँ जाते हैं पहलवान के पास, वो जाके वो ठीक कर देगा। वो कुछ केसेस स्ट्रोक के ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ही ठीक होते हैं, जिनको हमारी टेक्निकल मेडिकल भाषा में TIA बोला जाता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। वो एक ट्रेलर होता है, जैसे फिल्म आने से पहले का जो ट्रेलर है, 5-10 मिनट के लिए एक हल्का सा स्ट्रोक आया और वो अपने आप ही ठीक हो जाना है, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं भी देंगे तो लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, जी हमारे उसको हुआ था रिश्तेदार को, हम वहाँ ले गए थे झज्जर, वो तो बिल्कुल ठीक हो गए। वो एक्चुअली में TIA वाले केसेस होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं। जिसको प्रॉपर स्ट्रोक हुआ है, जिसकी नस ब्लॉक हुई है, उसको तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो सीरियस हैंडीकैप उसको रहने वाला है। तो अब स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में मेडिकल ट्रीटमेंट है, IV इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, लकवे का इंजेक्शन जो लगता है वो लगाया जाता है। उसके बाद में वो 4.5 घंटे में लगता है, और वो लगाने के बाद भी अगर लगता है हमें कि नस अभी भी ब्लॉक है, तो उसमें फिर एक कैथेटर डाल के, जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे ब्रेन के केसेस में भी वो एंजियोप्लास्टी की जाती है। ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट को सिग्निफिकेंट वीकनेस, पैरालिसिस रह जाता है, तो फिर हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, डॉक्टर लतिका मेरे साथ हैं, ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हैं, तो इन लोगों का फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसके अंदर, क्योंकि वो ट्रीटमेंट वाला पार्ट तो शुरू में है, वो हो गया तो ठीक है। उसके बाद तो मेन जो है रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट है, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि मरीज़ को हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। क्योंकि एक बार स्ट्रोक अगर हो गया तो उसके बाद में मैक्सिमम जो चांसेस ऑफ रिकवरी हैं वो 3 से 6 महीने में ही होते हैं। उसके बाद में रिकवरी होने की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। तो मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके उसके लिए मरीज़ को अच्छे से हमने वो भी समझाना है कि भाई प्रॉपर आपने फिजियोथेरेपी लेनी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी भी करनी है स्ट्रोक होने के बाद में। डॉक्टर जिंदल ने बोला कि स्ट्रोक होने के बाद जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है वो तो पहले मेडिकल मैनेजमेंट है, पर जैसे सर ने बताया कि गोल्डन पीरियड है 4.5 घंटे, पर अगर किसी के ब्रेन में क्लॉट है तो 3 मिनट तक अगर ब्रेन के किसी भी पार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई ना मिले तो उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और उसके डैमेज के कारण हाथों पैरों में लकवा होने के चांसेस होते हैं। तो जब लकवा हो जाता है तो 4.5 घंटे में ड्रग देके हम उस क्लॉट को तो डिसॉल्व कर सकते हैं, पर ब्रेन में जो चेंजेस आए हैं, क्योंकि उसको खून की मात्रा नहीं मिली है, उस चेंजेस को रिवर्स करने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल आता है। तो फिजियोथेरेपी का रोल ऐसे आता है कि जब लकवा मार जाता है तो पहले तो बाजू में, पैर में या मुंह पे भी कई बार टेढ़ापन देखा जाता है, हाथों पैरों में बिल्कुल जान नहीं होती, बिल्कुल ढीला पड़ जाता है हाथ पैर। तो वहीं से हमारा फिजियोथेरेपी स्टार्ट होता है कि हम हाथों पैरों की मूवमेंट कराते हैं। एक चीज़ कहते हैं जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से हम जानते हैं, कि जब हम अपने हाथों पैरों की मूवमेंट कराते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, और वो ब्रेन का सिग्नल हमारी जो ब्लड क्लॉट्स है और हमारी जो नर्व्स हैं उसके दोबारा से कनेक्शन बनाता है और मेमोरी बनाता है हमारी मूवमेंट, जिसको हम भूल गए हैं। तो हाथों पैरों की मूवमेंट कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेज आता है पहले ढीलापन, उसके बाद स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी मतलब हाथों पैरों में जकड़न आना। ये स्टेजेस हैं, स्ट्रोक के स्टेजेस हैं। तो जब जकड़न आ जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है कि मसल टोन, यानी कि जो हाथ में
टाइटनेस आ गई है उसको हम ठीक करेंगे कैसे, अपनी कुछ टेक्निक्स करके। न्यूरोलॉजी में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे बोबाथ, एनडीटी, ये सब हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनको हम यूज़ करके पेशेंट को कैसे हमने उठाना है, उनको हम अलग अलग तरीके बताते हैं कैसे अपने जो हाथ जो अफेक्टेड है, हाथ या पैर, उसको कैसे इस्तेमाल करें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। पेशेंट की ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद पेशेंट को जो रोज़मर्रा के काम है जैसे कि चम्मच से खाना, ठीक है, अब कुछ पढ़ना, कुछ लोगों को इसमें स्पीच के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बोलने में स्लरिंग यानी कि हकलाना आ जाता है, तो उसके लिए कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो काम करते हैं, वो भी हमारी रिहैबिलिटेशन का ही पार्ट होते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट उनको ट्रेन करते हैं कैसे उनकी वॉइस को क्लियर करना है। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया कि उनको खाना खाने में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि जो स्वॉलिंग यानी कि निगलने की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। तो जब निगलने में दिक्कत आती है तो फिर से हमें डिस्फेजिया कहते हैं निगलने की डिफ़िकल्टी को। तो डिस्फेजिया मैनेजमेंट करना होता है, पेशेंट को अलग अलग तरह के किस्म के खाने खिलाकर उनकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना है, मुंह की कुछ एक्सरसाइजेस करानी है जिससे कि वो मांसपेशियां भी टाइट ना हो और वो खाना खाने में उनकी मदद कर सके। तो ऐसे ही रिहैबिलिटेशन पार्ट प्ले करता है पेशेंट को वापस उसी स्थिति में लाने में जिसमें वो स्ट्रोक से पहले थे। मेडिकल मैनेजमेंट का जो गोल्डन पीरियड है वो 4.5 आवर्स है यानी कि 4.5 घंटे। वैसे ही फिजियोथेरेपी का हम कहते हैं कि 3 से 6 महीने जो है वो गोल्डन पीरियड है। करा ली, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट ने पूरी मेहनत कर ली, पेशेंट ने भी मेहनत कर ली, पेशेंट के घर वालों ने भी मेहनत कर ली, तो 3 से 6 महीने में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल रिकवरी हो जाए।